सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के 2017 के क्वेश्चन पेपर को। 2017 में कैसा क्वेश्चन पेपर आया था, कैसे प्रश्न आए थे उसमें, ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। और पूरा सोल्यूशन मैं दोस्तों आपको देने वाला हूं, किस प्रकार आपको कॉपी में उत्तर को लिखना है। यह बहुत बच्चे बोलते हैं सर मैथ में कॉपी को कैसे लिखना है, तो वह भी मैं आपको बताने वाला हूं। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप कैसे कॉपी में लिखेंगे, बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय और सभी प्रश्नों का एकदम सटीक उत्तर कैसे आपको देना है कम समय में, यह मैं आपको बताने वाला हूं। और इस पेपर को दोस्तों हम लोग इस वीडियो में पूरा हल करने वाले हैं, ठीक है, सभी बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों को। और इसी प्रकार सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। सभी पेपर दोस्तों मैं आपको इसी प्रकार सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो मैथ के प्लेलिस्ट में सभी पेपर आपको सॉल्व मिल जाएंगे। अब देखिए, गणित का पेपर जैसा कि आपको पता है कि 1 घंटे का होता है और 25 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपके 5 बहुविकल्पीय 1-1 नंबर के और 6 अतिलघुत्तरीय 1-1 नंबर के 6 नंबर और 7 लघु उत्तरीय 2-2 नंबर के, यानी कि 14 नंबर। ये 14, 6, 20, 5, 25 नंबर का टोटल आपका पेपर होता है, ठीक है, जिसे 1 घंटे में बहुत तेजी के साथ आपको करना होता है, ठीक है। कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं होता है, सभी क्वेश्चंस को आपको करना होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। तो दोस्तों, योग का तत्समक अवयव मतलब कि एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है दोस्तों? पूर्ण संख्या में एडिटिव आइडेंटिटी वह संख्या होती है जिसे हम लोग उस संख्या में जोड़ दें और उस संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन ना आए, ठीक है। तो जैसे 5 में हम लोग शून्य जोड़ते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार किसी भी पूर्ण संख्या में अगर आप शून्य जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए शून्य को क्या बोलते हैं? तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव, ठीक है। अब देखिए, इसे आप कॉपी में लिखते समय देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू किए हैं तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हेडिंग डाल दीजिएगा। उसके बाद उत्तर ऐसे बीच में आप लिखिएगा ताकि कॉपी में देखने में सीधे जो कॉपी चेक करे उसे दिखाई दे। उत्तर 1 आपने डाला और जैसे ऑप्शन आ यहाँ पे सही है तो आपको लिखना है ऑप्शन आ, और ऑप्शन आ में जो दिया गया है जैसे कि शून्य सही है तो यहाँ पे शून्य लिख देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको अपने बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर लिखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 है, 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्त है। तो 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्त हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए, 56, 70 और 84 इस प्रकार आप लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे 2 से संख्याएं कट रही हैं कि नहीं। तो यहाँ पे 2 से संख्याएं कट रही हैं तो 2 से हम लोग भाग दे देंगे। तो देखिए, 56 में जाएगा तो 28, 70 में जाएगा तो 35 और 84 में जाएगा तो 42। अब यहाँ पे बचे 28, 35, 42। इसमें देखेंगे कि 2 से कट रही हैं कि नहीं संख्याएं, तो कट रही हैं अभी भी, तो फिर से 2 से हम लोग भाग देंगे। तो 28 में भाग जाएगा 2 से तो 14, फिर 35 को ऐसे ही लिख लेंगे। जब नहीं कट रही है संख्या तो ऐसे ही उतार लेते हैं, ठीक है। और 42 में तो 42 को 2 से भाग देंगे तो 21। फिर इसी प्रकार चेक करेंगे कि 2 से संख्याएं 14, 35 और 21 कट रही हैं कि नहीं। तो 14 कट रहा है तो फिर से 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 7, 35 और 21 हो जाएगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 से संख्या नहीं कट रही हैं तो 2 के बाद हम लोग 3 से चेक करेंगे। तो 3 से 21 कट रहा है तो 3 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 7। 3 से नहीं कट रहा है इसी प्रकार लिख लेंगे। 35 नहीं कट रहा है तो इसी प्रकार लिख लेंगे और 21 में 3 का भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 7, ठीक। अब हमें संख्याएं मिल गई 7, 35 और 7। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि 3 के बाद 4 से नहीं कट रही हैं ये संख्याएं और 5 से देखेंगे तो 5 से 35 कट रहा है तो 5 से भाग दे देंगे। तो ये देखिए 7 का 7 ऐसे लिख लेंगे और 35 में 5 से भाग जाएगा 7
और फिर 7 में नहीं जाएगा तो फिर से ऐसे 7 लिख लेंगे। तीनों जगह एक ही संख्या बची है 7, तो 7 से भाग दे दीजिए। 7 से भाग देंगे तो 1 1 1 आपको मिल जाएगा तीनों जगह। अब लासा निकालने के लिए लासा लिख के जितनी भी संख्याएं यहाँ पे हैं सबका आपस में आपको गुणा कर लेना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो इनका गुणा हमने यहाँ पे कर लिया है। 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 5 गुणे 7, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा 8, फिर 3 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 त्रिक 24 और 24 का गुणा 5 में करेंगे तो 120, तो 120 गुणे 7 इसको लिख सकते हैं, और 120 का गुणा 7 में करेंगे तो 840 आपको मिल जाएगा। तो आपका उत्तर आ गया 840। तो ऐसे ही उत्तर 2 लिख करके आपको ऑप्शन जो सही है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सा सही है, सा 840 आपको उत्तर संख्या 2 में लिख लेना है। ठीक है, अब बहुविकल्पी प्रश्न है तो आपको ये सोल्यूशन नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे करना है। ठीक है, आपको बस इतना ही लिखना है, उत्तर संख्या 2 और ऑप्शन सा 840 यही सही है। ठीक है, आपको ये सॉल्यूशन वाला पार्ट बहुविकल्पी प्रश्नों में नहीं लिखना है, बस उत्तर आपको लिख देना है। ठीक, अब देखिए प्रश्न संख्या 3 है, समीकरण 2.8x बराबर 5.4x धन x का हल है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस जो चर पद है उसे एक तरफ कर लीजिए और जो अचर है उसे एक तरफ। यहाँ पे देखिए आप प्रश्न संख्या 3 2.8 बराबर 5.4 धन x दिया गया है। तो x अगर दोस्तों कहीं पे x से लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1x। ठीक है, और 1x को आप क्या लिख सकते हैं, 1.0x इतना भी तो लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने 1.0x इसको लिख लिया है, क्योंकि यहाँ पे 2.8x है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए यह एक x इधर आ जाएगा, तो 2.8x में से 1.0x घट जाएगा। यहाँ धन में था, इधर जाएगा तो ऋण में हो जाएगा। ठीक है, बराबर के उधर जाने पे चिन्ह बदल जाता है, और ये 5.4x ऐसे ही रह जाएगा। अब आप देखिए दोनों जगह x है तो x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा ब्रैकेट में 2.8 और यहाँ बच जाएगा -1 और x बाहर, और बराबर के इधर 5.4 है। अब देखिए 2.8 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1.8 और गुणे x बराबर 5.4। अब x का मान निकालने के लिए हम लोग 1.8 को बराबर के इधर भेजेंगे, तो यहाँ गुणे में है तो यहाँ भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 5.4 बटे 1.8 हो जाएगा। अब 1.8 से आप 5.4 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, और आपको x का मान कितना मिल जाएगा, x = 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन सा सही है, तो सा 3 आप लिख लीजिएगा। उत्तर में आपको बस सा और 3, बस उत्तर संख्या आपको डालना है 3 और ऑप्शन सा 3 सही है, इतना बस आपको लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा। अब दोस्तों इसमें कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है और उसका क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप आपको ज्ञात करना है। अब दोस्तों परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको भुजा की लंबाई पता होनी चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज है दोस्तों, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक भुजा की अगर आप लंबाई निकाल लेते हैं तो सभी भुजाओं की आपको लंबाई पता चल जाएगी, और सभी तीनों भुजाओं की लंबाई आप जब जोड़ देंगे तो आपको परिमाप मिल जाएगा। या समबाहु त्रिभुज में आप कह सकते हैं कि परिमाप जो होता है वह 3 गुणे भुजा होता है, कि तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं परिमाप में, तो तीनों भुजाएं यहाँ पे बराबर हैं तो 3 गुणे भुजा लिख सकते हैं आप यहाँ पे समबाहु त्रिभुज में परिमाप को। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब क्षेत्रफल के जरिए आपको किसी तरीके से भुजा निकालना है। जो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों, यह आपको याद रखना होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है बराबर करनी में 3/4 गुणे भुजा के वर्ग के। ठीक है, भुजा का स्क्वायर के। अब यहाँ पे आपको समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल पता है 400√3 दिया गया है क्वेश्चन में,
इसे यहाँ पे फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए तो 400√3 बराबर हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक, अब इस √3/4 को आप बराबर के इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो ये जो बटे वाला है यहाँ पे 4 इसका गुणा ऊपर हो जाएगा और √3 का भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना लिखेंगे 400√3 गुणे 4/√3। ये 4 ऊपर आया यहाँ पे और ये जो √3 है ये यहाँ नीचे। अब देखिए यहाँ पे 400√3 था और यहाँ बटे में √3 था, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब बच गया 400 गुणे 4। तो यहाँ आप भुजा का वर्ग बराबर क्या लिख सकते हैं 400 गुणे 4 यानी कि 1600। तो यहाँ पे हमने लिख दिया भुजा का वर्ग बराबर 1600। अब भुजा बराबर क्या लिख सकते हैं, भुजा बराबर लिख सकते हैं करनी में 1600 √1600। अब 1600 दोस्तों किसका वर्ग होता है, 1600 बराबर होता है 40 का वर्ग। ठीक है, तो आप सीधे अब लिख सकते हैं भुजा बराबर 40। ठीक है, तो भुजा का मान यहाँ पे आपको दोस्तों मिल जाएगा 40 सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप जब आप निकालेंगे, अब भुजा आपको पता है चल गया तो परिमाप आप निकाल ही सकते हैं। तो आप लिख देंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 40 यानी कि 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कोई विशेष फार्मूला नहीं है, यह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुणे भुजा होता है। अगर आपको नहीं याद है तो फिर भी आप क्या करेंगे, आप परिमाप निकालने के लिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे और यहाँ पे तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी कि आप जोड़ेंगे 40 धन 40 धन 40, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो यही आपसे पूछ रहा था कि त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है 120 सेंटीमीटर। और यहाँ कॉपी में आप लिख लीजिएगा उत्तर संख्या 4 ऐसे बीच में डाल के बा 120 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 है x² - 2xy + 9y² और x² + 2xy - 8y² का योगफल होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए हम जोड़ लेते हैं, ऐसे आप लिख लीजिए ऊपर नीचे। ठीक है, तो x² - 2xy + 9y² और दिया है, इसको जोड़ना है आपको x² + 2xy - 8y² में। तो देखिए जोड़ देते हैं, जोड़ने में कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, तो आप सीधे सीधे बस जोड़ते आइए। अब देखिए x² को x² में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x² और यहाँ पे -2xy है और यहाँ पे +2xy है, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो आपस में शून्य हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए +9y² है और यहाँ पे -8y² है, तो ये आपस में जुड़ेंगे तो बचेगा बस यहाँ पे 1y² या इसे लिख सकते हैं y²। तो ये हो जाएगा बराबर 2x² + y² के। तो यहाँ पे आप इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x² + y²। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में बा सही है 2x² + y²। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आप इस प्रकार लिख लेंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा 2x² + y²। अब इसके बाद देखिए दोस्तों अतिलघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हैं और प्रश्न संख्या 6 से स्टार्ट है अतिलघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 है x और ब्रैकेट में y - z + y इंटू ब्रैकेट में z - x + z और ब्रैकेट में x - y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसी को आपको सरल करना है दोस्तों, देख लेते हैं इसी का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो अब आपको इस प्रकार लिखना है, देखिए अतिलघुत्तरीय प्रश्न शुरू है तो अतिलघुत्तरीय प्रश्न आपको कॉपी में हेडिंग डाल देना है बीच में, फिर आप उत्तर संख्या 6 दे रहे हैं तो उत्तर संख्या 6 डाल दीजिएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए यही प्रश्न में आपको दिया गया है तो इसी प्रकार इसको आप लिख लीजिए। अब इस प्रकार जब आप लिख लेंगे तो अब x का गुणा आप अंदर कराइए दोनों पदों में, तो x का गुणा y में होगा तो ये हो जाएगा xy, ठीक, और x का गुणा -z में हो जाएगा तो ये हो जाएगा -xz, फिर प्लस
y का गुणा होगा z में तो ये हो जाएगा yz, और फिर माइनस x में होगा तो माइनस xy लिख सकते हैं। आप चाहे yx लिखिए चाहे आप xy लिखिए, बात तो एक ही है। तो हम इसे लिख रहे हैं माइनस xy, फिर प्लस z का मल्टीप्लाई x में हो रहा है तो ये हो जाएगा xz। आप zx भी लिख सकते हैं लेकिन हम इसे लिख रहे हैं xz। अब देखिए फिर z का मल्टीप्लाई माइनस y में तो ये हो जाएगा माइनस yz। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए xy आप देख रहे हैं तो xy किसी से जुड़ेगा या घटेगा, यहाँ पे आप देख लीजिए xy का कोई और पद है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक पद आपको माइनस xy मिलेगा, तो यहाँ पे प्लस xy है और यहाँ पे माइनस xy है, मतलब जितना प्लस में है उतना माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। अब इसी प्रकार यहाँ पे देखिए माइनस xz दिया गया है और यहाँ पे प्लस xz है, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए प्लस yz है और यहाँ पे माइनस yz है, तो ये भी आपस में शून्य हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कोई भी पद यहाँ पे नहीं बचा है, सभी शून्य हो गए हैं। इसका मान कितना आएगा? शून्य। इस प्रकार ये दो लाइन में आपका तिलक-उत्तरी सॉल्व हो गया। इसका मान कितना आ गया? इसका मान आ गया शून्य। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 है, एक रेलगाड़ी की चाल x² + 3x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह x धन 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब यहाँ पे आपको एक रेलगाड़ी की चाल दी गई है किलोमीटर प्रति घंटा में और आपसे पूछ रहा है कि x धन 2 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी, तो निकाल लेते हैं। देखिए उत्तर संख्या 7, चाल आपको पता है x² + 3x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा, समय आपको पता है x धन 2 घंटा। अब आपको सबसे बेसिक फॉर्मूला दोस्तों याद होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो आप दूरी बराबर क्या लिख सकते हैं? समय को इधर भेज दीजिए बराबर के, तो इधर आ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो दूरी बराबर आप लिख सकते हैं चाल गुणे समय। अब यहाँ पे चाल और समय आपको पता है, दूरी निकालना है तो दूरी बराबर हो जाएगा, चाल की जगह रख दीजिए चाल की वैल्यू और समय की जगह समय की वैल्यू, तो ये आ जाएगा x² + 3x + 2 इंटू x + 2। ठीक है, तो अब दूरी निकालने के लिए दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए। देखिए x² के पद का गुणा होगा इन दोनों पदों में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? x² का गुणा x में होगा तो हो जाएगा x3, फिर x² का गुणा होगा 2 में तो हो जाएगा +2x²। ठीक, फिर इसी प्रकार +3x का गुणा इन दोनों पदों में होगा तो हो जाएगा 3x का गुणा होगा x में तो हो जाएगा 3x² और 2 में होगा तो +6x। ठीक, फिर इसी प्रकार +2 का गुणा होगा इन दोनों पदों में तो हो जाएगा +2x, x में होगा तो, फिर 2 में होगा तो ये हो जाएगा +4। ठीक, इस प्रकार आप यहाँ पे देखिए इतना आपको मिल गया। अब इसमें आप देखिए क्या आप चीजें जोड़ घटा सकते हैं, तो आप देखिए x³ का केवल एक ही पद आपको दिख रहा है तो x³ आप इसी प्रकार लिख लीजिए, और देखिए x² के 2 पद आपको दिख रहे हैं तो इन दोनों पदों को आप जोड़ लीजिए, तो 2x² + 3x² कितना होगा? 5x², और x के पद देखिए कितने दिख रहे हैं आपको? x के 2 पद दिख रहे हैं, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 6x + 2x 8x, और यहाँ पे अब क्या बच जाता है? कांस्टेंट 4, तो +4। तो यही दूरी आपको मिल जाएगी दोस्तों, तय की गई दूरी जो हो जाएगी वह हो जाएगी x³ + 5x² + 8x + 4। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 है, यदि x धन 1/x 5 हो तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप प्रश्न में देख पा रहे हैं कि आपको इसका मान दिया गया है, x धन 1/x = 5 दिया गया है और आपको x² + 1/x² का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि x की घात 1 है और यहाँ पे 2 है, तो आप
को इतना पता चल पा रहा है कि जो मान हमें पता है उसकी घात 1 में है और जो हमें लाना है उसकी घात 2 में है, तो आपको कहीं ना कहीं स्क्वायर करना पड़ेगा, कुछ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ये आपको पता चल पा रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। देखिए उत्तर संख्या 8। अब यहाँ पे दोस्तों आपको पता है x धन 1/x बराबर 5 यह प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। अब आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है, मतलब कि x के स्क्वायर के टर्म में आपको मान चाहिए। तो आप क्या करिए, आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, मतलब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो दोनों पक्षों का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना लिखेंगे, इसके दोनों पक्षों का आप स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे आप लिखेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, ठीक। तो इतना आपने लिख लिया। अब यहाँ पे आप a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लगा दिया है। अब देखिए a की जगह है x और b की जगह है 1/x, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1/x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस 2ab होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू a की जगह x फिर इंटू b की जगह 1/x बराबर 25, ठीक। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे 1/x है, तो यह दोनों x आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, और बराबर 25। अब इस 2 को इधर भेज दीजिए, कांस्टेंट को आप एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो 25 में से घट जाएगा, ये -2 हो जाएगा यहाँ पे आकर के, ठीक है। इसका मान हमें मिल जाएगा 23, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो आपको निकालना था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान आपको मिल गया 23, ठीक है। तो इस तरीके से यह प्रश्न संख्या 8 आपका हल हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 9। ऋण 9/11 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, योगात्मक प्रतिलोम का दोस्तों आपको परिभाषा पता होता है कि किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे हम लोग उसमें अगर जोड़ देते हैं तो हमें मान कितना मिल जाता है, 0 मिल जाता है। तो हमें यहाँ पे ऋण 9/11 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं x की जो -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम है वह x है, तो हमने मान लिया x। अब परिभाषा के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, x धन ऋण 9/11 का जो मान होगा वह 0 होगा, क्योंकि जो संख्याएं आपस में योगात्मक प्रतिलोम होती हैं उनका जो योग होता है वह 0 के बराबर होता है। यह योगात्मक प्रतिलोम की परिभाषा है दोस्तों। उसी से हमने लिख दिया है कि x और -9/11 का जो योग होगा वह 0 के बराबर होगा। तो अब ये देखिए x धन ऋण 9/11 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा और प्लस का मल्टीप्लाई अंदर होगा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक। तो x -9/11 हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0, ठीक है। x -9/11 इक्वल्स टू 0 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब देखिए इस -9/11 को इधर भेज दीजिए बराबर के, तो हो जाएगा +9/11। तो x बराबर आपको मिल जाएगा 9/11, यानी कि -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 9/11। तो यहाँ पे इसी प्रकार आप लिख सकते हैं -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम 9/11 होगा, 9/11 होगा। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 10 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के आधार की माप बताइए। अब यहाँ पे दोस्तों एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है और उसकी ऊंचाई आपको दी गई है। आपसे त्रिभुज का आधार पूछ रहा है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला दोस्तों आपको
पता ही है, बस वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। देखिए उत्तर संख्या 10 में आप लिखेंगे जो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यह फॉर्मूला आप लिख लीजिए। अब इस फॉर्मूले में जो आपको पता है वो वैल्यूज आप रख दीजिए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है 48 वर्ग सेंटीमीटर है, तो 48 रख दीजिए बराबर 8 सेंटीमीटर। आपको ऊंचाई पता है तो बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई की जगह 8 रख दीजिए। ठीक, अब 48 बराबर हो जाएगा, इस 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बच जाएगा यहाँ पे 4। तो आप लिख सकते हैं 48 बराबर 4 गुणे आधार, या फिर इस 4 को बराबर के इधर भेज दीजिए तो आप लिख सकते हैं आधार बराबर 48/4। ठीक, या फिर 4 से आप 48 को काटेंगे तो आधार का मान आपको कितना मिल जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 48 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, उस त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 है, -5 ऋण ब्रैकेट में -45 धन -15 धन -3 गुणे 5 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों मिसप्रिंट है, यहाँ पे ये धन का चिन्ह नहीं है, ये भाग का चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पे आप भाग का चिन्ह लगा लीजिए। यह पूछा हुआ पेपर का आपका क्वेश्चन है, तो हमें पता है कि यह भाग का चिन्ह है, यही प्रश्न आया था। तो अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आप, तो यहाँ बस ब्रैकेट दिखाने के लिए है। बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद भाग गुणा जोड़ घटाने को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट तो बस चिन्हों के लिए लगाया गया, यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो ब्रैकेट का यहाँ कोई मतलब है नहीं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग भाग को सॉल्व करेंगे। तो जहां पे भाग हो रहा होगा वहां पे अब हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भाग हो रहा है, यहाँ पे -45 में -15 का भाग हो रहा है। ठीक है, तो इसे सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे हम। तो -45 में -15 का जब आप भाग देंगे, -45 में -15 का, तो ऋण से ऋण कट जाएगा और 15 से 45 3 बार में कट जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं आप -5 ऋण, इन दोनों का भाग करके आप लिख सकते हैं 3। ऋण 3 गुणे 5 ही आप लिख लीजिएगा। फिर अगली लाइन में आप लिखिएगा -5 ऋण 3 धन ऋण 3 का गुणा हो जाएगा 5 में, तो हो जाएगा -15। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आप सभी ब्रैकेट्स को खोल लीजिए। तो ये जगह -5 ऋण 3, और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट खुलेगा तो इस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में, तो ये जगह -15। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सभी माइनस में है, सभी को आप जोड़ लीजिए। तो ऋण 5 और ऋण 3 कितने हो जाएंगे? ऋण 8, और ऋण 8 ऋण 15 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ऋण 23। तो आपको उत्तर कितना मिल जाएगा? -23। अब इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपके लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 12 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाए। तो आपको दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 12, 16, 18 और 21 से विभाजित होती हो, और उससे पहले हम लोग उसमें 7 घटा चुके हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि उसमें पहले हमने 7 घटा लिया है, उसके बाद वह संख्या 12, 16 और 18 और 21 से विभाजित हो रही है। तो 12, 16, 18 और 21 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या जब हम लोग दोस्तों ज्ञात करना चाहेंगे तो हमें 12, 16, 18 और 21 का लासा लेना होगा, और लासा लेने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा? हमें उसमें 7 जोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 घटाने के बाद हमें वह संख्या मिल रही है जो इन चारों से विभाजित हो रही है। तो यहाँ पे आप हल देखिए,
लघुत्तरीय प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो लघुत्तरीय प्रश्न हेडिंग डाल दीजिएगा, फिर उत्तर संख्या 12। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक समीकरण के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे आप समझिएगा कि आपको वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें से 7 घटाने पर वह संख्या 12, 16, 18 और 21 से पूरी तरीके से विभाजित होती हो। तो अगर कोई भी संख्या दी गई संख्याओं से दोस्तों पूरी विभाजित हो और वह छोटी से छोटी संख्या हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे पता चल गया कि 12, 16, 18 और 21 का हमें लासा एलसीएम लेना होगा और यहाँ पे आपसे कह रहा है कि संख्या में जब 7 घटाते हैं तब हमें मिलता है 12, 16, 18 और 21 का लासा। तो यही मैंने यहाँ पे बराबर दिखा दिया है। जो संख्या में से अगर आप 7 घटा रहे हैं तब आपको 12, 16, 18 और 21 का लासा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समीकरण के माध्यम से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे संख्या निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या, यहाँ पे अननोन है, यहाँ पे संख्या तो आपको निकालना ही है और यहाँ पे अब देखिए अननोन क्या रह गया, 12, 16, 18 और 21 का लासा। तो 12, 16, 18 और 21 का लासा आप ले लीजिए। यहाँ पे 12, 16, 18 और 21 का लासा यहाँ पे लेंगे तो देखिए 2 से संख्याएं कट रही हैं तो 2 से काट दीजिए। फिर 2 से जब तक कट रही हैं तो तब तक आप 2 से काटते जाइए। फिर इसके बाद 3 से चेक करेंगे, 3 से कट रही हैं, फिर 3 से कट रही हैं और इसके बाद देखेंगे आप फिर 7 से कट रही है। ठीक है, हम लोग संख्याओं को इसी प्रकार भाग देते रहेंगे जब तक वो लोग एक नहीं हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएगा 2, 2, 2, 2, 3, 3 और 7। तो इन्हीं का आपस में आपको गुणा कर लेना है। तो जब आप गुणा करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 त्रिक कितना होता है, 16 त्रिक 48 होता है और 3 का 7 में गुणा करेंगे तो 21। तो 48 गुणा 21 यहाँ पे आप लिख सकते हैं और 48 का गुणा 21 में करेंगे तो कितना आएगा, 1008 आ जाएगा। ठीक है, अब यही पहला समीकरण आप देखिए, आपको यहाँ पे पता चल गया 12, 16, 18 और 21 का लासा। तो यहाँ पे मान आप रख लीजिए, संख्या माइनस 7 बराबर हो जाएगा 1008, जो इसका लासा आपको प्राप्त हुआ है। ठीक है, संख्या ऋण 7 बराबर हो जाएगा 1008 और संख्या बराबर आप लिख सकते हैं 1008 धन 7 यानी कि 1015। यह आपका उत्तर हो जाएगा। संख्या जो होगी वह 1015 होगी। अब आप इस प्रकार उल्टा सोचिए तो आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा। देखिए जिसको दोस्तों अभी तक प्रश्न नहीं समझ में आया है वह उल्टा सोचने की प्रयास करे। अब यहाँ से देखिए जैसे 1015 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें से हम 7 घटाते हैं तो हमें वह संख्या प्राप्त होती है जो 12, 16, 18 और 21 से पूरी विभाजित होती है। यानी कि 115 में से हम लोग 7 अगर घटा देते हैं तो हमें वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त होती है जो 12, 16, 18 और 21 से पूरी विभाजित होती है। तो यहाँ पे अब दोस्तों यह प्रश्न आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 13 है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का रुपए 15 मीटर स्क्वायर की दर से खर्च क्या आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में आपसे कह रहा है कि एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई जो है 80 मीटर है और चौड़ाई जो है वह 60 मीटर है। अब यहाँ पे एक सड़क बनाई जा रही है लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ी। ठीक है, लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ी और चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी और यह बीचों बीच लंबाई के बीचों बीच बन रही है और चौड़ाई के बीचों बीच बन रही है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं इस प्रकार ये सड़क बन रही है लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ी और चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी मैदान के बीचों बीच। अब कह रहा है कि ये जो सड़क है इस सड़क को बनाने में खर्च कितना आएगा, यह आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक है, और दर आपको दिया गया है कि
15 रुपए पर मीटर स्क्वायर खर्च आ रहा है, तो आपको खर्च बताना है कितना खर्च आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं। अब टोटल खर्च जब दोस्तों आप निकालेंगे तो खर्च निकालने के लिए आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए और दर पता होना चाहिए। दर आपको दिया गया है 15 रुपए पर मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल दोस्तों आपको ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? सड़क बनाने का खर्च हम निकाल रहे हैं, तो सड़क का क्षेत्रफल कितना है? ये जो सड़क है, जो सड़क बीचों बीच मैदान के निकाली जा रही है, इसका क्षेत्रफल कितना है यही हमें निकाल लेना है, और इसके बाद इसी फॉर्मूले में पुट कर देना है और हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब क्षेत्रफल यहां से आप देखिए, ये जो सड़क बन रही है, यह भी सड़क भी तो आयताकार है। इसकी देखिए, इसकी जो लंबाई है सड़क की वह 80 मीटर है। इसको आप इस प्रकार समझ लीजिए। देखिए मैं नामकरण कर दे रहा हूं, ए बी सी और डी, ये सड़क है। लंबाई के समांतर यह सड़क है 5 मीटर चौड़ी। ठीक है, तो इस सड़क की लंबाई कितनी हो जाएगी? जितनी लंबाई इस आयताकार मैदान की है, तो 80 मीटर इस सड़क की लंबाई हो गई, और चौड़ाई आपको दिया गया है 5 मीटर चौड़ी यह सड़क है। तो इसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो लंबाई के समांतर जो सड़क का क्षेत्रफल है वह आ जाएगा 80 गुणे 5 यानी कि 400 वर्ग मीटर। और इसी प्रकार दोस्तों आप चौड़ाई के समांतर जो सड़क निकालेंगे, सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका जो लंबाई हो जाएगा, इस सड़क का जो लंबाई हो जाएगा वह आयताकार मैदान का जो चौड़ाई है वह हो जाएगा यानी कि 60 मीटर, और इसकी चौड़ाई आपको दिया गया है 3 मीटर। तो चौड़ाई के समांतर सड़क का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वह आ जाएगा 60 गुणे 3, 60 लंबाई और 3 चौड़ाई यानी कि 180 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप दोस्तों ध्यान से देखिए, आपने एक एरिया जो है वह 2 बार कैलकुलेट कर लिया है। यह जो एरिया आप बीच में देख रहे हैं दोस्तों, यह जब आप लंबाई वाली सड़क, जो लंबाई के समांतर सड़क है, उसमें भी आपने कैलकुलेट किया, और जब आप चौड़ाई के समांतर जब सड़क का क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो उसमें भी यह क्षेत्रफल आ गया। मतलब यह क्षेत्रफल आपने 2 बार निकाल लिया है। ठीक है, सड़क तो एक ही बार बनेगी, 2 बार तो बनेगी नहीं। तो इस क्षेत्रफल को एक बार आप घटा दीजिए, इन दोनों सड़कों का क्षेत्रफल निकाल करके एक बार इस क्षेत्रफल को घटा दीजिए, तो आपको इस सड़क का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यह जो पूरा एरिया है जो सड़क से कवर हो रहा है, इस एरिया का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए दोनों सड़कों के बीच का जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को हम लोग निकालेंगे, तो इसका जो लंबाई हमें मिल रहा है, देखिए यह जो मिल रहा है यह 5 मीटर है, और इसका चौड़ाई जो है यह 3 मीटर आप देख पा रहे होंगे। इसकी लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है। तो दोनों सड़कों के बीच का जो क्षेत्रफल हो गया दोस्तों वह 5 गुणे 3 यानी कि 15 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, अब पूरे सड़क का क्षेत्रफल निकालते समय आप दोस्तों इन दोनों सड़कों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, और ये बीच का क्षेत्रफल आप एक बार घटा देंगे। ठीक है, तो पूरे सड़क का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वह 400 धन 180, और ऋण ये वाला क्षेत्रफल आप बीच वाला एक बार घटा दीजिए, तो 400 धन 180 माइनस 15 हो जाएगा ये, और 400 धन 180 होगा 580, और 580 में से 15 आप घटाएंगे तो आपको 1565 वर्ग मीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो यह आपको क्षेत्रफल मिल गया। यह सड़क के द्वारा जितना क्षेत्रफल घेरा जा रहा है, जितने क्षेत्रफल में आपको सड़क बनाना है आयताकार मैदान में, वह एरिया आपको मिल गया दोस्तों। अब आपको दोस्तों पता है कि अगर 1 वर्ग मीटर हम लोग बना रहे हैं तो हमें खर्च कितना पड़ रहा है? हमें खर्च पड़ रहा है 15 रुपए। अब 565 वर्ग मीटर अगर आपको बनाना है, 565 वर्ग मीटर अगर बनाना है तो कितना लगेगा? 15 गुणे 565। ठीक है, इतना ही लगेगा, और ये आएगा 8475। या फिर जो मैंने आपको शुरू में फॉर्मूला बताया है खर्च का, वह फॉर्मूले में भी आप रख के निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 वर्ग मीटर का आपको पता है 15, और 565 का आप 15 में 565 का गुणा कर दीजिए, 8475 रुपए
टोटल खर्च आ जाएगा दोस्तों इस सड़क को बनाने का। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आपको उत्तर लिख लेना है। यहाँ पे आपने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है देखिए 14 नंबर, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में भुजा देखिए AB आपको दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, BC 7.1 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर और त्रिभुज PQR की भुजाएं दी गई हैं PQ बराबर 7.1 सेंटीमीटर, QR बराबर 5 सेंटीमीटर और PR बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो तो दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता का परीक्षण कीजिए। दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं दोस्तों, उनकी भुजाएं आपको दी गई हैं और बोल रहा है कि आप सर्वांग समता का परीक्षण कीजिए कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं या नहीं हैं। तो चलिए इन दोनों त्रिभुजों को हम बना करके देख लेते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं या नहीं हैं। तो उत्तर संख्या 14 और त्रिभुज ABC की भुजाओं की माप आप लिख लीजिए ऐसे, और त्रिभुज PQR और उसके भुजाओं की माप, और इसको ऐसे देखिए त्रिभुज ABC और AB भुजा आपको पता है 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप AB भुजा खींच लीजिए। यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर की AB भुजा आप यहाँ पे खींच लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए BC भुजा, तो BC भुजा है 7.1 सेंटीमीटर। तो उसके बाद B से एक रेखा आप खींचेंगे 7.7 सेंटीमीटर की, और जहां पे पूरा होगा उसे C पॉइंट आप नाम दे देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप A और C को मिला दीजिए, यह 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो AC भुजा आपकी 5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, अब आपको त्रिभुज ABC मिल गया। ठीक, अब इसी तरीके से आप PQR को बना लीजिए। तो देखिए PQ भुजा सबसे पहले आपको दिया गया है 7.1 सेंटीमीटर। तो एक रेखा आप खींच लीजिए 7.1 सेंटीमीटर की। इसके बाद दोस्तों QR भुजा देखिए 5 सेंटीमीटर की दी गई है। तो Q से एक रेखा 5 सेंटीमीटर की खींचिए आप, और जहां एंड हो वो R नाम दे दीजिए, और 5 सेंटीमीटर की ये भुजा है। और इसके बाद P और R को मिला दीजिए, तो आपको PR भुजा मिल जाएगी 3.5 सेंटीमीटर की। तो इस प्रकार दोस्तों आपने दोनों त्रिभुजों को बना लिया, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए आपको दिख रहा होगा कि AB जो भुजा है वह बराबर है PR भुजा के। ठीक, और AC जो भुजा है वह बराबर है QR भुजा के। यहाँ पे देखिए QR भुजा के। ठीक, अब इसके बाद देखिए जो भुजा BC भुजा है 7.1 सेंटीमीटर की, वह बराबर है PQ भुजा के 7.1 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों कि इनकी तीन भुजा आपस में बराबर है। तो भुजा सर्वांग समता आपने पढ़ा है, या जिसे साइड 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 सर्वांग समता आप कहते हैं। तो उस हिसाब से यह दोनों त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। तो आप यहाँ पे दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा सकते हैं। तो दोनों त्रिभुज ये सर्वांग सम हो गए। ठीक है दोस्तों, तो यही आपको बस इतना ही उत्तर में दिखा देना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, x धन 1/2x बराबर 4 है तो x क्यूब धन 1/8 x क्यूब का मान कितना होगा, यह आपसे पूछ रहा है। तो जैसे हमने देखिए इसके पहले भी प्रश्न किया है जिसमें x के 1 घात में मान दिया था और x के 2 घात में मान पूछ रहा था। तो यहाँ पे देखिए x के 3 घात में मान पूछ रहा है, मतलब कि यहाँ पे हमें क्यूब करना पड़ेगा। तो देखिए उत्तर 15 में x धन 1/2x का मान आपको पता है 4, और आपको मान आपसे पूछ रहा है x क्यूब धन 1/8 x क्यूब का मान आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्यूब कर देंगे, घन कर देंगे। तो जो आपको पता है उसी का आपको दोनों पक्षों में क्यूब कर देना है। तो x धन 1/2 का क्यूब कर देंगे, तो दूसरे पक्ष में भी क्यूब करेंगे, तो यहाँ पे 4 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला आप लगा देंगे। देखिए a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, ये कितना होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में होता है a प्लस b। यही फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे देखिए x धन 1/2 का होल क्यूब है, यानी कि इसी में हम लोग a प्लस
b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो a की जगह देखिए कितना है, a की जगह है x और b की जगह कितना है 1/2x। तो अब हम लोग इसे कितना लिखेंगे, इसे लिखेंगे a का क्यूब यानी कि x का क्यूब धन b का क्यूब यानी कि 1/2x का क्यूब, फिर प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू एक्स इंटू 1/2 और ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि x प्लस 1/2x और बराबर 4 के घाते 3 यानी कि 4 का 3 बार गुणा, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो इस पक्ष में यहाँ पे 64 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद सॉल्व करते हैं हम लोग, तो x क्यूब को x क्यूब लिख लेंगे, फिर धन 1/2x का क्यूब होगा यानी कि 1/2x का क्यूब आ जाएगा 1/8x का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब होगा और x का क्यूब होगा तो 2 का क्यूब 8 आ जाएगा और x का क्यूब हो जाएगा। ठीक, धन 3 बटे, फिर 3 का गुणा देखिए हो रहा है x इंटू 1/2x में, तो x यहाँ कैंसल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 3/2। ठीक है, अब 3/2 यहाँ आ गया और इसके बाद यहाँ ब्रैकेट में देखिए 1x प्लस 1/2x है, तो इसकी वैल्यू तो दोस्तों हमें यहाँ पे पता है x धन 1/2x की वैल्यू क्वेश्चन में 4 दिया गया है, तो इसकी वैल्यू हम 4 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3/2 गुणे 4 बराबर 64। ठीक, अब यहाँ पे देखिए x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 2 से 4 2 बार में कैंसिल होगा और 3 गुणे 2 हो जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे धन 6 आ जाएगा, यहाँ पे धन 6 आएगा और इसे बराबर के इधर हम लोग भेज देंगे तो ऋण 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 64 माइनस 6 और x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 64 माइनस 6 58, तो x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब इक्वल टू 58, यह आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इतना ही आपको बस दोनों पक्षों का क्यूब करके और यह फॉर्मूला लगा देना है a प्लस b का होल क्यूब का, बस इतना ही आपको दोस्तों प्रश्न में करना है और कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र की 4 गुनी है, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इस प्रश्न में एक पिता और पुत्र के उम्र में संबंध दिया गया है, जो संबंध वर्तमान में मतलब इस समय में है और जो संबंध 6 साल बाद होगा पिता और पुत्र के उम्र में, वह आपको दिया गया है। इस समय आपको वर्तमान में बताया गया है कि पिता की जो उम्र है वह पुत्र के उम्र की 4 गुनी है। ठीक है, और 6 वर्ष बाद आपको बताया गया है कि जो पिता की उम्र हो जाएगी वह पुत्र के उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो यही इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके आपको पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र बतानी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए उत्तर संख्या 16, माना पुत्र की वर्तमान उम्र x है। ठीक है, तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, प्रश्न में दिया गया है कि पिता की उम्र जो है वह पुत्र के उम्र के 4 गुनी है, तो पिता की उम्र हो जाएगी 4 गुणे x। जब हमने पुत्र की उम्र x मान लिया तो पिता की उम्र कितनी होगी वर्तमान में 4 गुणे x, यानी कि पिता की उम्र हो जाएगी 4x। अब देखिए 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी होगी, इस समय x है तो 6 वर्ष बाद x धन 6 हो जाएगी, और पिता की उम्र 6 वर्ष बाद कितनी होगी, इस समय 4x है तो 6 वर्ष बाद 4x धन 6 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न के अनुसार प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, तो यही आप समीकरण के रूप में दिखा दीजिए। 6 वर्ष बाद पिता की जो उम्र है वह बराबर 2.5 गुना यानी कि 2.5 गुना पुत्र की उम्र और धन 6, जैसा कि प्रश्न में कहा गया कि 6 वर्ष बाद पिता की जो उम्र है वह बराबर है पुत्र के उम्र के 2.5 गुने की, यानी कि 2.5 गुना लिखिए या 5/2 गुना आप कर दीजिए इसको, और इससे 6 अधिक तो 6 हम लोग जोड़ देंगे। तो यह समीकरण दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, जो प्रश्न में दिया गया है वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है,
जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि 6 वर्ष बाद पिता की जो उम्र है वह पुत्र के उम्र के 2.5 गुने यानी 5/2 गुने से 6 अधिक है, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है समीकरण के रूप में। तो अब देखिए 6 वर्ष बाद पिता की उम्र हमने निकाला था, 4x + 6 है, तो यही आप यहाँ पे लिख दीजिए। 6 वर्ष बाद पिता के उम्र की जगह तो 4x + 6 बराबर हो जाएगा 5/2 और पुत्र की उम्र 6 वर्ष बाद कितनी है, x धन 6, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए x धन 6 और फिर धन 6। ये आपने वैल्यूज पुट कर दी इस समीकरण में। अब इसको दोस्तों आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 4x + 6 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हर आप बराबर कर लीजिए तो हो जाएगा 5 × x धन 6 धन, अब यहाँ पे 6 था, अब इसके बटे आपने 2 लिखा है पूरे के, तो यहाँ 2 से ऊपर गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 12। अब देखिए हर समान हो गया, तो इस 2 को आप अब इधर भेज सकते हैं बराबर के, ठीक है। तो इस 2 का गुणा इधर होगा तो ये हो जाएगा 8x + 12 बराबर, अब 5 का गुणा अंदर ब्रैकेट में कर दीजिए, तो x में होगा तो 5x हो जाएगा, फिर धन 6 में होगा तो 5×6 = 30 हो जाएगा, फिर धन ये 12 है, ठीक। अब इसके बाद देखिए जो चर हैं, जो वेरिएबल है उसको एक तरफ कर लीजिए, जो अचर है उसको एक तरफ कर लीजिए। तो इस 5x को हम लोग इधर भेजेंगे तो हो जाएगा इधर आके -5x, तो 8x - 5x इधर लिख देंगे और ये 12 जो है ये बराबर के इधर जाएगा तो -12 हो जाएगा। अब देखिए 30 धन 12 42 हो गया और इधर 12 आ गया, -12 यहाँ पे हो गया, ये धन 12 बराबर का इधर आ गया तो -12 हो गया और 3x बराबर 30 आपको मिल गया और x बराबर कितना मिल जाएगा 30/3 यानी कि 10, मतलब कि पुत्र की जो वर्तमान आयु आपको मिल गई वह 10 वर्ष मिल गई, ठीक है। और इसी प्रकार पिता की वर्तमान आयु कितनी है 4x, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 4 × x यानी कि 40 वर्ष। तो इस प्रकार दोस्तों आपने पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकाल ली, 10 वर्ष और 40 वर्ष, ठीक। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 17 है, यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है और उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न में आपसे कह रहा है कि एक परिमेय संख्या है जिसका अंश जो है उसके हर से 2 कम है और इसी परिमेय संख्या के अगर अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाता है तो नई संख्या जो हमें मिल जाती है उसका मान 3/4 हो जाता है। तो आपको यह जो परिमेय संख्या दी गई है इसी का मान बताना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर, माना परिमेय संख्या का अंश x है और हर y है, ठीक है। क्योंकि अंश और हर हमें पता नहीं है, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि अंश जो है वह x है और जो हर है वह y है। तो हमें रैशनल नंबर पता नहीं है, तो इसी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर को हमने x मान लिया है और डिनोमिनेटर को y मान लिया है। तो रैशनल नंबर परिमेय संख्या को हम लोग कितना लिखेंगे x/y, ठीक है। अब जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि जो अंश है, जो न्यूमरेटर है वह डिनोमिनेटर से 2 कम है, तो क्या हम लोग लिख देंगे अंश बराबर हर -2 है, इतना है। यही प्रश्न में कह रहा है कि अंश जो है वह हर से 2 कम है, हम लोग लिख सकते हैं x बराबर y - 2, ठीक है। यही प्रश्न में कह रहा है, यही हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे देखिए, आगे प्रश्न में कह रहा है कि अंश और हर में अगर हम लोग 1 जोड़ देते हैं तो हमें जो नई संख्या प्राप्त हो रही है वह 3/4 प्राप्त हो रही है। तो यही आप यहाँ पे लिख दीजिए, अंश और हर में 1 जोड़ दीजिए। परिमेय संख्या हमारी है x/y और इसी में हमें हर और अंश में 1 जोड़ना है, तो x धन 1 कर देंगे और y धन 1 कर देंगे। तो देखिए x धन 1 बटे y धन 1 बराबर कितनी है नई संख्या 3/4, तो यही दिखा देंगे 3/4, तो हमें ये मिल गया। अब इसी में दोस्तों देखिए समीकरण में x की वैल्यू, समीकरण 1 में x की वैल्यू आपको पता है, x की वैल्यू क्या है y - 2, तो यही वैल्यू समीकरण 1 की सहायता से x का मान हम लोग यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। देखिए जहां पे x है वहां पे हम लोग पुट कर देंगे y - 2,
तो x की जगह यहाँ पे दोस्तों आ गया y माइनस 2, ठीक है। तो y माइनस 2 प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बराबर कितना है 3/4 के, ठीक। अब देखिए आगे y माइनस 2 है और प्लस 1 है, तो ये कितना हो जाएगा y माइनस 1 बाई वाई प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3/4। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए दोस्तों, हर का गुणा अंश में हो जाएगा और इधर हर का गुणा यहाँ अंश में हो जाएगा, ठीक है। तो इस 4 का गुणा यहाँ होगा, तो इसे कितना लिखेंगे 4 और ब्रैकेट में y माइनस 1 बराबर 3 का गुणा होगा y प्लस 1 में, तो 3 ब्रैकेट में y प्लस 1। अब देखिए ब्रैकेट खुलेगा तो 4 का मल्टीप्लाई y में होगा तो 4y, फिर माइनस 1 में होगा तो -4, ठीक, इक्वल्स टू 3y प्लस 3 का मल्टीप्लाई दोनों पदों में हुआ यहाँ पे, ठीक। अब देखिए चर एक तरफ करिए, अचर एक तरफ करिए, तो ये 3y इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3y और ये -4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो बराबर 3 + 4 हो जाएगा। और y का मान देखिए कितना आपको मिल जाएगा, यहाँ पे 4y में से 3y जाएगा तो बचेगा y और इधर 3 धन 4 होगा तो 7, तो y बराबर 7 आपको मिल गया, मतलब कि y का मान आपको 7 मिल गया। अब y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ पे x बराबर y माइनस 2 था, इसी में y का मान जो 7 आपको प्राप्त हुआ है वही रख दीजिए, आपको x का मान मिल जाएगा। तो देखिए x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 यानी कि 5, यानी कि x का मान आपको मिल गया 5। अब परिमेय संख्या क्या थी, x बाई y थी, तो x का मान भी आपको ज्ञात हो गया है, y का भी मान आपको ज्ञात हो गया है, तो x की जगह 5 और y की जगह 7, तो परिमेय संख्या जो आपको मिल जाएगी दोस्तों वह मिल जाएगी 5/7, ठीक, यही आपको निकालना था। तो यह आपका पूरा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब के बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 18 है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। यह जो आपको दिया गया है इसी को सरल करके इसका मान आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं उत्तर संख्या 18। अब देखिए 80 गुणे ब्रैकेट में इतना आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बस दोस्तों आपको ब्रैकेट किस तरीके से सॉल्व करना है यही आपको देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों सबसे छोटा ब्रैकेट जो है यह हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहीं से आप देखेंगे, यहीं से आप जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो छोटा ब्रैकेट है इसको सबसे पहले आप सॉल्व कर लीजिए। जब भी दोस्तों आप देखिए किसी भी कहीं भी आपको अगर सरल करने को दिया गया है और ब्रैकेट गुणा भाग जोड़ घटाना सब उसमें हो रहा है, तो सबसे पहले आपको उसमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है और ब्रैकेट के बाद आपको भाग को सॉल्व करना है, फिर गुणे को, फिर जोड़ को, फिर ऋण को, ठीक है। अब ब्रैकेट में दोस्तों जो ऑपरेशन हो रहा है उसे आप पहले सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 13 ऋण 2 गुणे 5 है, तो इस ब्रैकेट में अगर आप देखेंगे तो आप किसे पहले सॉल्व करेंगे, आप गुणे को पहले सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट में माइनस हो रहा है एक जगह और एक जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो 2 का गुणा पहले आप 5 में कर लीजिए, तो ये देखिए बाकी सब उसी तरीके से हम लिख लेंगे। और 13 माइनस 2 गुणे 5 का कितना हो जाएगा 10, तो इसे यहाँ पे 10 लिख लेंगे, ठीक। इसके बाद आप 13 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 और यह ब्रैकेट आप हटा देंगे, ठीक है। आपने सॉल्व कर लिया, 3 आ गया, तो इस ब्रैकेट को आप हटा दीजिए। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या लिखेंगे, 18 गुणे बड़ा ब्रैकेट 56 ऋण मझला ब्रैकेट और 7 गुणे 8 धन। अब इस ब्रैकेट को, छोटे वाले ब्रैकेट को आपने सॉल्व कर लिया तो इसकी जगह 3 लिख दीजिए, ठीक है। फिर मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बंद। आगे देखिए 80 गुणे बड़ा ब्रैकेट 56 ऋण, अब मझले ब्रैकेट में आप सॉल्व करिए यहाँ पे। इसके बाद अब देखिए एक जगह गुणा हो रहा है और एक जगह धन हो रहा है, तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, गुणे को, ठीक है। तो 7 8 56 होता है, तो इसे 56 लिख लीजिए आप, फिर 56 धन 3 हो जाएगा, ठीक, ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद 80 गुणे, अब इसमें आप सॉल्व करेंगे, धन कर लेंगे तो 56 धन 3 कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा, तो 59 आप लिख दीजिए और ये ब्रैकेट हटा दीजिए। अब यहाँ प्लस 59 आया है, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो
59 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हो गया 56 माइनस 59। अब 56 माइनस 59 को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक, अब इसके बाद 18 का गुणा -3 में हो जाएगा तो उत्तर आपको मिल जाएगा -240। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आप सरल कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों सभी आपके 18 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। दोस्तों 2017 का पूरा पेपर दोस्तों हमने सॉल्व कर लिया, किस प्रकार आपको कॉपी में लिखना है, किस प्रकार आपको बहुत ही आसानी से सभी प्रश्नों को हल करना है, यह मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अब यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल बेल आइकन होगा दोस्तों, उस पे जरूर आप क्लिक कर लीजिएगा, ऑल कर लीजिएगा। आपको नीचे सब्सक्राइब दिख रहा होगा, सब्सक्राइब पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बगल बेल आइकन बन के आ जाएगा, बेल आइकन पे आप ऑल कर लीजिएगा, जिससे सभी नोटिफिकेशंस मिल पाए आपको, आपकी कोई भी वीडियो दोस्तों छूटे नहीं। ठीक है, अब दोस्तों इन प्रश्नों में आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल पाए कि किस तरीके से परीक्षा में प्रश्नों को हल करना है, किस प्रकार कॉपी में लिखना है कि आपको पूरे में पूरे नंबर मिले 25 में, और साथ ही साथ किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, यह सारी चीजें आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ही पता चलती हैं। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी ग्रुपों में सभी मित्रों में आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी को यह वीडियो मिल पाए दोस्तों। अब इसी प्रकार दोस्तों आपके गणित सेकंड सेमेस्टर के सभी कॉन्सेप्ट को मैंने क्लास में पढ़ाया है, सभी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगी। ऊपर आई बटन में आप देखेंगे तो आपको सभी वीडियोस गणित की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको पहले क्लासेस मिलेंगी, फिर उसके बाद राजन पवन सीरीज के सभी प्रश्न मिलेंगे, बहुविकल्पीय अतिलघुत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्न सभी मैंने करा दिए हैं राजन सीरीज में। तो कोई भी वीडियो दोस्तों आप छोड़िएगा मत, सभी वीडियो से आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, और 25 में 25 स्कोर करके दोस्तों आपको आना ही आना है। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और बाकी विषय भी आपको इसी तरीके से पढ़ा दिए गए हैं, तो सभी विषयों का लिंक आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। इसकी पूरी पीडीएफ, ठीक है, जो मैंने सोल्यूशन कराया है और जो राजन सीरीज है, पवन सीरीज है, सभी की पीडीएफ और जो नोट्स के पीडीएफ हैं यह हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम पे दोस्तों आप टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च कर लीजिएगा, वहां पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको सभी पीडीएफ, सभी वीडियोस टाइम टाइम पे सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेंगी। तो टेलीग्राम पे आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम ऐप में टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।